निशा मन ही मन उदास रहती। एक दिन निशा के घर में सुबह से चहल पहल मची हुई थी। निशा की माँ उसे बार बार पार्लर से तैयार होकर आने को कह रही थी, क्योंकि उस दिन फिर से निशा को देखने वाले आ रहे थे। उससे पहले उसकी सांवली रंगत के कारण 2 बार लड़के वाले उसे नापसंद कर चुके थे, जिसके कारण निशा के मन में कोई उत्साह नहीं था। माँ का दिल रखने के कारण वह बेमन ढंग से पार्लर चली जाती है। उसे पता है कि उसकी सांवली रंगत के कारण इस बार भी ना ही होगी। 4 भाई बहनों में एक भाई और बड़ी छोटी बहनें पिता के समान ही गोरी चिट्टी और लंबे कद की है। केवल निशा की रंगत कम है और कद काठी भी माँ की तरह सामान्य है। बच्चे से ही निशा को अपने सांवले रंग के कारण कटाक्ष का सामना करना पड़ा। लोग उसके सामने ही सहानुभूति दिखाते हुए कहते, भगवान ने तीनों भाई बहन को इतना सुंदर बनाया, फिर निशा के साथ क्यों नाइंसाफी कर दी। लोगों की समझ को क्या कह सकते हैं। बच्चे या तो पिता पर जाते हैं या माता पर, इसमें बच्चों का क्या दोष। बचपन में जब निशा अपने सांवले होने की बात सुनाती तो घर में आकर आईने के सामने खड़ी होकर ढेर सारा पाउडर अपने चेहरे पर लपेट लेती और बाहर आकर अपने माता पिता को दिखाते हुए कहती, देखो माँ, मैं भी बहुत गोरी हो गई हूँ। माँ उसे प्यार से सीने लगाकर कहती, हाँ मेरी लाडो, बहुत सुंदर है। निशा जैसे जैसे बड़ी हो रही थी वैसे वैसे उसकी तुलना दोनों बहनों से होने लगी थी। स्कूल कॉलेज में भी उसे अपने रंग के कारण कटाक्ष सहना पड़ता था, जो उसके मर्म स्थल को अंदर तक भेद जाता था। माता पिता उसे प्यार तो बहुत करते थे, परंतु उनका अप्रत्यक्ष व्यवहार उसे आहत किए बिना नहीं रहता। बचपन से ही उसके पिता उसकी माँ से कहते, मुझे बड़ी और छोटी बेटी की चिंता नहीं है, मंझली निशा की चिंता है। उसी की शादी में दिक्कत होगी। इसका रूप रंग बिल्कुल तुम पर चला गया है। इसके पिता उसके साथ साथ उसकी माँ के रूप रंग पर भी कटाक्ष कर देते। निशा धीरे धीरे सभी बातों को समझने लगी थी। अब भगवान ने उसे सांवली रंग दे दिया है तो उसमें उसका क्या कसूर। निशा की माँ बेटी की मायूसी को भांप जाती और उसे प्यार से समझाते हुए कहती, बेटी, सांवला रंग खराब नहीं होता है। भगवान राम कृष्ण भी तो सांवले थे, परंतु अपने सद्व्यवहार और सत्कर्म के कारण आज भी पूजनीय है। माँ की बातों से निशा तत्काल खुश हो जाती थी, परंतु बार बार छोटी छोटी बातें भी उसके दिल पर लग जाती थी। कपड़ों के चयन में दोनों बहनें अपनी पसंद से चटक रंग चुन लेती। निशा के नाराज होने पर कहती, तुम पर हल्का रंग ही खिलेगा, इसी कारण ये दिया है। बात तो साधारण ढंग से हंसी मजाक में कही जाती, मैं भी इंसान हूँ, परंतु वह असाधारण ढंग से निशा के दिल पर प्रहार करती। उस दिन भी निशा पार्लर से अच्छी तरह तैयार होकर आई थी। उसकी छोटी बहन को बाहर भेज दिया गया, जिससे निशा के साथ उसकी तुलना ना हो सके, परंतु इस बार भी लड़के वाले चाय नाश्ता कर बाद में खबर करने की बात कहकर चले गए। निशा के माता पिता बहुत उदास से बैठे थे। निशा भी कमरे के अंदर व्यथित सी खामोश थी। उसने मन ही मन प्रण करते हुए कहा, मैं भी इंसान हूँ, कोई बेजान सजावटी गुड़िया या नुमाइश की वस्तु नहीं। अब से मैं इस नाटक का हिस्सा नहीं बनूंगी। संयोगवश उसी दिन उसके पिता के दोस्त देवदत्त जी उनके यहाँ पधारे। निशा के पिता महेश जी अपनी उदासी छिपाते हुए अपने दोस्त का आदर सत्कार करते हैं। उनकी उदासी को भांपते हुए देवदत्त जी पूछते हैं, महेश, क्या बात है, बहुत उदास लग रहे हो। महेश जी, देवदत्त, कुछ नहीं। देवदत्त जी, दोस्त, तुम्हारे झूठ की गवाही तुम्हारा चेहरा दे रहा है। अब दोस्त से भी झूठ बोलोगे। अगर कोई समस्या है तो बेहिचक मुझे बताओ। महेश जी दोस्त की सहानुभूतिपूर्ण बातें सुनकर भावुक हो जाते हैं और निशा की शादी में होने वाली परेशानियों के बारे में
बताते हैं। देवदत्त जी बचपन से ही निशा को बेटी के रूप में देखते आए हैं। उन्हें सावली सलोनी निशा हमेशा से अच्छी लगती थी। सच ही कहा गया है कि खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है। उन्होंने आवाज़ देकर निशा को बाहर बुलाया। निशा ने अभी तक कपड़े नहीं बदले थे। आंखों को पोंछते हुए आकर उसने देवदत्त जी के पैर छुए। देवदत्त जी ने निशा के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, महेश, निशा पहले से मेरी बेटी की तरह है। आज से उसे मैं अपनी बहू के रूप में स्वीकार करता हूँ। महेश जी देवदत्त जी की बातें सुनकर अचकचा हुए कहते हैं, दोस्त, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले अपने बेटा से तो पूछ लो। उस समय माता पिता की ही बच्चों का रिश्ता तय करते थे। इस कारण देवदत्त जी ने कहा, दोस्त, मुझे विश्वास है कि मेरा बेटा अमित मेरी बात नहीं टालेगा। एक तरह से यह रिश्ता पक्का ही समझो। घर में देवदत्त जी की धाक थी। इस कारण घर में उनके निर्णय के खिलाफ किसी ने कुछ नहीं कहा। हाँ, उनकी दोनों बेटियों ने दबी जुबान में एक बार जरूर कहा था, पापा, एक बार हम दोनों बहनें भी भैया के साथ लड़की को देखकर आते। उनकी मंशा को समझते हुए देवदत्त जी ने कहा, लड़की सुशील, कार्यकुशल है, मैंने उसे देख लिया है। अब सभी शादी के बाद ही उसे देखेंगे। कुछ दिनों बाद निशा शादी कर मन में ढेरों सारे अरमान लिए ससुराल आ गई। ससुराल में पहले दिन से ही पति और ननदों के उपेक्षित व्यवहार से उसे समझ में आ गया था कि वह केवल ससुर की पसंद है। सास चूँकि अपने पति की हर बातों से सहमत रहती थी, इस कारण उसे सास ससुर के व्यवहार में अपनत्व का एहसास होता। शादी के 2-4 दिन बाद दोनों ननदें, सास और उसके पति बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। निशा उसके लिए चाय की ट्रे लेकर अंदर जा रही थी। उसी समय उसे ननदों की आवाज़ें सुनाई पड़ी। ननदें कह रही थी, माँ, पिताजी ने बिना सोचे समझे मेरे इतने सुंदर भाई के पल्लू काली कलूटी क्यों बांध दिया। ननदों की बातों को सुनकर निशा के कदम मानो जड़ से हो गए। उसने जल्दी से चाय की ट्रे कमरे में रख दी और अपने कमरे में आकर तकिए में मुंह छुपाकर रोने लगी। कुछ ही देर में उसे अपने सिर पर किसी का स्नेहपूर्ण स्पर्श महसूस हुआ। नजरें उठाने पर उसने अपनी सास को करीब पाया। वह रोते हुए सास की बाहों में लिपट गई। सास की भावनाओं के नर्म एहसासों को पाकर उसकी आंखों से अव्यक्त दर्द आंसुओं के सैलाब के रूप में बह निकला। उसकी सास ने उसे संबल देते हुए कहा, इस घर से तुम्हारा अटूट बंधन बंध चुका है। छोटी छोटी बातों से मन दुखी मत करो। रिश्ते शीशे की तरह नाजुक होते हैं। उन्हें प्यार से संभाल कर रखना पड़ता है, वरना उन्हें दरकने में देर नहीं लगती। शारीरिक सुंदरता मानवीय कमजोरी है। सबसे पहले किसी व्यक्ति का शारीरिक सौंदर्य ही आकर्षित करता है। जब किसी व्यक्ति को कोई अच्छी तरह जान जाता है, तभी उसकी आंतरिक सुंदरता को देख पाता है। तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। मुझे विश्वास है कि समय के साथ तुम अपने आचरण से सभी को एक अटूट बंधन में बांध लोगी। कुछ समय बीतने पर निशा ने अपने सुलझे और संयत व्यवहार से सास ससुर का दिल जीत लिया। उसके पति अमित खुलकर तो उससे कुछ नहीं कहते, परंतु पति के व्यवहार में उसे रिश्तों की गर्माहट नहीं महसूस होती। उसकी भी इच्छा होती कि वह पति के चौड़े सीने में अपना सिर छुपा ले और उसकी आगोश में समाकर प्यार भरी मीठी मीठी बातें करे। पति के साथ कहीं खूबसूरत वादियों में एक दूसरे को और करीब से महसूस करे, परंतु पति के व्यवहार में बस एक उपेक्षित कर्तव्य बोध का एहसास होता। नवरात्रि का समय चल रहा था। घर में पूजा थी। निशा ने लाल चुनरी पहन रखी थी। उसी समय ननदों ने ताना देते हुए कहा, गहरे रंग में भाभी का रंग और गहरा हो गया है। फिर सभी एक साथ हंस पड़े। ननदों की बात से उसे उतना दुख नहीं हुआ जितना पति अमित की कुटिल मुस्कान ने उसे आहत किया। इस व्यवहार से उसका दिल
अंदर ही अंदर घायल हो उठा। पति और ननदों के उपेक्षित व्यवहार से उसकी आंखों में आंसू आ गए, परंतु उसकी आंखों में तैरती हुई नमी की किसे परवाह थी। उसे तो बचपन से ही संस्कारों की घुट्टी पिलाई गई थी। इस कारण वह धैर्यपूर्वक पति के व्यवहार को बदलने का प्रतीक्षा कर रही थी। संयोग से मां बनने की खबर ने उसके जीवन में संजीवनी का काम किया। अब उसका ध्यान इन बातों में ना लगकर आने वाले बच्चे के सुनहरे ख्वाबों में डूबा रहता। समय के साथ निशा ने एक प्यारी सी बिटिया को जन्म दिया। छठी के दिन घर में उत्सव का माहौल था। उसके सास ससुर घर में लक्ष्मी के आने से काफ़ी खुश थे। निशा भी मां बनकर गौरवान्वित महसूस कर रही थी, परंतु ननदों ने अपनी कटाक्षपूर्ण बातों से उसकी खुशियों पर तुषारपात करते हुए कहा, भाभी, भगवान का लाख लाख शुक्र है। हमने तो सोचा था कि अगर बच्ची आपकी तरह सांवली होगी तो हम नेग नहीं लेगी, परंतु बच्ची तो मेरे भाई जैसी सुंदर है। अब हमारा अच्छे सा नेग जल्दी निकालो। इस खुशी के मौके पर भी ननदें उसे अपमानित करने से नहीं चुकी, परंतु अब निशा ने भी दर्द पीना सीख लिया था। समय अपनी गति से गुजर रहा था। अमित के व्यवहार में कोई खास परिवर्तन नहीं आया था, परंतु अब उसने उसे सभी के सामने अपमानित करना बंद कर दिया था। निशा ने इसे ही अपनी नियति मान लिया था। एक दिन निशा शाम में दिया बाती कर जैसे ही उठी, वैसे ही उसके फ़ोन की घंटी घनघना उठी। निशा ने जल्दी से फ़ोन उठाया। उधर से खबर सुनते ही उसके हाथ से फ़ोन गिर पड़ा। उसने किसी तरह खुद को संभालते हुए सास ससुर से कहा, मम्मी पापा, अमित का भयंकर एक्सीडेंट हो गया है। वह अस्पताल में भर्ती है। सभी बदहवास से अस्पताल पहुंचते हैं। अस्पताल में अमित का ऑपरेशन चल रहा होता है। निशा हाथ जोड़कर ईश्वर से अपने सुहाग की जिंदगी की गुहार लगाती है। कुछ देर में अमित होश में आ जाता है। उसके बाद निशा बच्ची के साथ सास ससुर को आराम करने घर भेज देती है। खुद भगवान से प्रार्थना करते हुए अमित के पास सारी रात बैठी रहती है। अमित अर्ध बेहोशी की हालत में निरीह आंखों से क्षमा याचना करता है। निशा सब कुछ भूलकर अमित के सिर को धीरे धीरे सहलाती है। उसकी सेवा से अमित एक सप्ताह बाद अस्पताल से घर आ जाता है। जो अमित निशा की परछाई से भी भागता था, वही अब हर पल निशा का सहारा खोजता है। निशा जी जान से पति की सेवा करती है। धीरे धीरे अमित वॉकर की सहायता से चलने लगता है। कुछ दिनों बाद निशा अमित को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। अमित डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर साहब, अभी भी मैं बिना बैसाखी के गढ़ाकर चलता हूँ, कब तक नॉर्मल चल सकूँगा? डॉक्टर, अमित जी, ये तो खुदा का शुक्र है कि आपका एक पैर नहीं काटना पड़ा। इतने भयानक हादसे में आप अपने परिवार और विशेष रूप से अपनी पत्नी की सेवा और दुआ से बच गए। आपके एक पैर में सदा के लिए खराबी आ गई है। डॉक्टर की बातों से अमित बहुत उदास और गमगीन हो उठा। उसकी उदासी निशा के कलेजे में तीर की तरह चुभ रही थी। सच में नारी पति की जान बचाने के लिए खुद को भी न्यौछावर कर देती है। निशा ने अमित के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आप इतने उदास मत हो, आपकी ज़िंदगी बच गई, यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। निशा की बातें सुनकर अमित का ग्लानि से चेहरा पूरी तरह झुका हुआ था। पलकों में जैसे बांध तोड़ने को आतुर सैलाब भरा हुआ था। उसके मन की ग्रंथि खुल चुकी थी। कठोरता का आवरण पिघल कर व्याकुलता और प्रेम के ढेर सारे भाव उसके चेहरे से प्रकट होने को आतुर थे। अमित निशा का हाथ पकड़कर फूट फूट कर रो पड़ता है। वह कहता है, निशा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम को समझने का कभी प्रयास नहीं किया। तुम्हारा हृदय अत्यधिक विशाल है। अपने रूप के घमंड में चूर होकर मैंने हमेशा तुम्हें तिरस्कार किया। मैं अभिमान में अंधा हो गया था। उसी की मुझे सज़ा मिली है। मैं जिंदगी भर के लिए लंगड़ा हो गया हूँ। निशा अपने दिल की बात का खुलकर इजहार करती हुई कहती है, अमित,
जिस दिन से आपके साथ मेरी शादी हुई उसी दिन से मैं आपके साथ रिश्तों के अटूट बंधन में बंध गई। अब तो आप मेरी सुहाग के साथ साथ मेरी बच्ची के पिता भी हो। हमारा रिश्ता इतना कमज़ोर नहीं कि एक दूसरे की कमज़ोरियों से टूट जाए। अमित निशा को अपनी बाहों में भर लेता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में प्यार भरी नज़रों से देखते हैं। निशा को ऐसा एहसास हो रहा है कि मानो सारे जहां की खुशियां उसके पहलू में आकर बैठ गई हो। डबडबाई आंखों से उसने अमित की ओर देखा और उसके हाथ चूम लिए। सचमुच पति पत्नी का रिश्ता तो जन्मों का अटूट बंधन ही तो है, जिसमें दोनों एक दूसरे की कमियों को नज़रअंदाज करते हुए खुशीपूर्वक ज़िंदगी जीते हैं। दोस्तों, आज के समय में लोग हर लड़की को तन की सुंदरता से पसंद करते हैं और मन की सुंदरता से उनकी कार्यकुशलता को भी देखना चाहिए। इस चक्कर में लोग धोखे भी खा जाते हैं। पाठकों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।